हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 7 है हमारा इन्फ्लेशन, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, इस चैप्टर से इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आता, तो अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और जिसने पढ़े हैं वो इनको मॉक टेस्ट के तौर पर लगाएं और देखें कि उनको कितना भी याद है और कितना आता है, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में त्रिक यानी कि ट्रिनिटी में शामिल तत्व है। पहला दिया गया है एक्सचेंज रेट, दूसरा ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ये जो ट्रिनिटी होती है अर्थव्यवस्था में, ट्रिनिटी एक त्रिभुज की तरह होती है जिसमें आप एक तरफ रखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरी तरफ ग्रोथ रेट होता है, तीसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट होता है। तो ये ट्रिनिटी जो होती है ये मेंटेन करती है हमारी इकोनॉमी को। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी सही, ऑल ऑफ द अबव जो होते हैं ये ट्रिनिटी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर डिसफ्लेशन जो होती है ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो क्रीपिंग नाम से पता लग रहा है कि क्रीप होगी, मतलब लो इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है तो हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको फर्दर इन टॉपिक्स पे समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। सो देखिए, गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होती है ये तीनों ही होती हैं, होपिंग होती है, जंपिंग इन्फ्लेशन होती है, रनिंग इन्फ्लेशन होती है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ती है तो उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन यहाँ पर, तभी इसको बोला गया होपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन प्रूफ संपत्ति के तौर पर, इन्फ्लेशन प्रूफ संपत्ति के तौर पर जाना जाता है मनी, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज। तो ऑप्शन पहला दे के रखा हुआ है ए प्लस बी यानी कि मनी प्लस गोल्ड, दूसरा है बी प्लस सी गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, या तीसरा दे के रखा है फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं इन पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि हमारे पास जो हमारी करेंसी है, जो रुपया है, उस पर जो होता है इन्फ्लेशन का फुल पावर जो है यहाँ पर असर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो होती है उसको यहाँ पर बोला जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बॉटलनेक, कोर इन्फ्लेशन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉटलनेक इन्फ्लेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्म मुद्रास्फीति यानी कि कोर इन्फ्लेशन में किन तत्वों को मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता? ईंधन एवं प्रकाश, परिवहन एवं संचार या खाद्य सामग्रियाँ। तो देखिए, इन तीनों को ही यहाँ पर जो है इसमें कोर इन्फ्लेशन को काउंट करने में शामिल नहीं किया जाता, ना खाद्य सामग्रियों को, ना ही यहाँ पर शामिल किया जाता है परिवहन और संचार को, और ना ही यहाँ पर शामिल किया जाता है ईंधन एवं प्रकाश को, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेनोरेज इज ऑल्सो नोन एज। तो सेनोरेज क्या होता है? एक इन्फ्लेशन टैक्स होता है, उसको बोलते हैं सेनोरेज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति कुंडल को कहा जाता है वेतन मूल्य कुंडली, हाँ, तो वेतन लाभ कुंडली, वेतन हानि कुंडली या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट वन आंसर हमारे पास हो जाएगा, मुद्रास्फीति कुंडली को हम कहते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेतन मूल्य कुंडली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रास्फीति अधिमूल्य यानी कि इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ता है तो ऋणदाता का मुनाफा यहाँ पर घटता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विलियम फिलिप का द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज। तो कहा गया है कि फिलिप कर में जो रिलेशन दे के रखा हुआ है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, वो कैसा रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, कहा गया है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, या इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है कांस्टेंट पे रहेगी। तो देखिए, इसका राइट वन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन जब इंक्रीज करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है, ओके। ये कहा था फिलिप कर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिफाइंस एक्यूरेटली अबाउट स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन सी कंडीशन सही है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन डिक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रास्फीति लक्षण का स्वस्थ परास है 0 से 6, 1 से 5, 2 से 6 या 4 से 6। तो देखिए इस पर जो ये 0 से 6 की स्केल होती है, इस पर जो एक हेल्दी रेंज होती है वो होती है 2 to 4। ठीक है, 4 यहाँ पर मिड पॉइंट पे होता है, ±2 पे ये स्वस्थ रेंज होती है इन्फ्लेशन के बढ़ने और घटने की। तो 2 to 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मुद्रास्फीति लक्षण का स्वास्थ्य प्रयास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एक फ्लिप कर बहुत बार पूछी गई है, एक स्टैगफ्लेशन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तभी मैं आपके लिए चैप्टर के क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में सबसे पहले मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया था USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या न्यूजीलैंड ने। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति को यहाँ पर सबसे पहले जो था, देखिए मुद्रास्फीति को यहाँ पर निर्धारित करने का प्रयास किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन में मूल्य व्यवहार का एक बेहतर माप माना जाता है। इन्फ्लेशन में अगर आपको प्राइस के व्यवहार का एक बेहतर माप देखना है तो वो होगा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर्स जो होते हैं वो बेहतर माप होते हैं इन्फ्लेशन को बताने के। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना करता है ऑन द बेसिस ऑफ CPI, WPI, बोथ या नन। तो CPI यहाँ पर देखिए है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखिए इन दोनों के बेसिस पर ही जो है यहाँ पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है भारत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बोथ। ओके, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की शीर्षक यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पर जाना जाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पर यहाँ पर जाना जाता है CPIC को। ठीक है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, भारत में पहली बार थोक मूल्य सूची कब बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये थोक मूल्य सूची जो थी, देखिए ये WPI शुरुआत हो गई थी 1939 में, लेकिन पहली WPI की सूची बनी है 1942 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो WPI का आधार वर्ष होता है, देखिए अगले क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, इसका बेसिक जो ईयर होता है वो बेस ईयर जो होता है वो कितना है? तो वो हमारे पास होता है 2012 को रखा गया है, 2012। देखिए बेस ईयर पे भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आते हैं। ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आप इनको पढ़ के जरूर जाएँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPI में कुल वस्तुओं के भार में सबसे अधिक वेटेज है। तो सबसे अधिक जो वेटेज होती है वो होती है मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की, यानी कि विनिर्मित उत्पादों की सबसे अधिक वेटेज होती है WPI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPI एंड WPI के मदों की कुल संख्या की गणना की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि इसकी जितनी मदें होती हैं उनकी गणना किस पर की जाती है? अर्थमेटिक मीन पर, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक मीन या सिंप्लीफिकेशन पर? तो देखिए जियोमेट्रिक मीन पर जो है यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन की जाती है। ओके, यहाँ पर मीन होगा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउस प्राइस इंडेक्स को मुंबई से कब लॉन्च किया गया? तो इसे मुंबई से जो है जुलाई 2007 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं हमारे पास यहाँ पर चक्रवाती आपदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है, देखिए यहाँ पर जब आती है जून में तो केरला से आती है, जब वापस हटती है ठीक है सितंबर में, तो नवंबर दिसंबर में ये बारिश करके जाती है तमिलनाडु केरला वाले क्षेत्रों में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी कब आई थी? 1914, 1919, 1927 या 1947? हमारी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में एक बार मंदी आई थी 1927 में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कब उछाल आया था? एक बूम वाली जो बोलते हैं ना कि कब आया था एक बूम हमारी
जब सारे काम बढ़िया चल रहे थे। तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा हमारे पास 2002-2003, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा चार्ट मैंने बनाए हुए हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पर दे के रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, CPI IW, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। इसका बेस ईयर जो है वो 2016 है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। और ये देखिए अगला जो लिखा हुआ है, टाइम ले बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंडेक्स, 2 कंसेक्यूटिव इंडेक्स के बीच में जो टाइम होता है वो होता है 1 महीना, मतलब 1 महीने के बाद अगला इंडेक्स आ जाता है। तो पहला जो इसका फर्स्ट बेस ईयर था वो था 1958 1959, ठीक है। एंड ये होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है CPI UNME, ओके। इसका जो बेस ईयर है ये 1984-85, ये 2 हफ्तों के बाद जो होता है हर बार रिलीज़ किया जाता है। 1958-59 सबका जो बेस ईयर देखिए 1958-59 रहा है फर्स्ट जो बेस ईयर था, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो करंट बेस ईयर हैं उनको याद करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। CPI UNME जो है इसको 2011 से इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया, ओके। फिर अगला क्वेश्चन, अगला हमारे पास देकर रखा है CPI एग्रीकल्चर लेबर, इसका जो बेस ईयर है 1986-87 हमारे पास दे के रखा हुआ है। यह हर 3 हफ्तों बाद जो होता है रिवाइज किया जाता है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए ये होता है। फिर CPI RL आता है, रूरल लेबर, ठीक है। ये इसका बेस ईयर भी सेम है 1986-87, ये भी 3 हफ्तों बाद जारी किया जाता है और ये रूरल लेबर के लिए यहाँ पर होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लें। तो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेड साइकिल यहाँ पर दे के रखा हुआ है। देखिए ट्रेड साइकिल में सब देखिए क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था वहाँ से पहले रिकवर करेगी, ठीक है। जब रिकवर करेगी तो अच्छा चलना शुरू कर जाएगी, तो फिर उछाल आता है इकॉनमी में, बूम बूम की सिचुएशन आती है। फिर जब बूम आता है तो स्टैगफ्लेशन क्रिएट हो जाती है। स्टैगफ्लेशन मीन्स यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की पैसा बहुत है मार्केट में, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एकदम से स्लो डाउन लाया जाता है, क्योंकि RBI यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जिसकी मदद से कि इसको डिक्रीज़ किया जा सके, स्लो डाउन किया जा सके, इकॉनमी को थोड़ा हीटअप होने से बचाया जा सके इकॉनमी को। तो स्लो डाउन किया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कम किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा डिक्रीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्लो डाउन में रिसेशन, मंदी आ जाती है, ग्रोथ रिसेशन आ सकती है, डबल डिप रिसेशन आ सकती है, ठीक है। तो स्लो डाउन के बाद आती है रिसेशन, मंदी आ सकती है, या फिर आपके पास ग्रोथ रिसेशन आ सकती है जो कि सडनली ग्रो करती रहे मंदी, या डबल डिप्रेशन आ सकती है हमारे पास। फिर उसके बाद फिर से क्या होता है, अर्थव्यवस्था रिकवर कर जाती है, बूम आता है, स्टैगफ्लेशन होती है, स्लो डाउन होता है। तो ये 5 जो होते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेड साइकिल के, आपको याद रखने हैं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।